Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. बेटा हमने लेक्चर जो पिछले हैं उनमें नियोप्लाज्म्स के बारे में पढ़ा है। कैंसर को हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने कैंसर की टाइप्स, जिसमें मैलिग्नेंट है और बिनाइन है। इसके अलावा हमने जो है पढ़ा है जो इसकी टाइप्स हैं। और आज हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो है मेटास्टेसिस और मोड्स ऑफ मेटास्टेसिस या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है ना। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि हमने दो तरह के कैंसर्स के बारे में पढ़ा हुआ। एक है बिनाइन कैंसर या बिनाइन ट्यूमर और एक था मैलिग्नेंट कैंसर। ठीक है ना। बिनाइन जो कैंसर था वो कैंसर था जिसकी एंडिंग्स OMA से शुरू होती थी, ओमा से। और इसमें ये था कि ये अपनी जगह के ऊपर ही कायम रहता है, अपनी जगह से दूसरी जगह के ऊपर मेटास्टेसाइज नहीं करता। तो मतलब कि जहाँ पर शुरू में होता है वहाँ से किसी दूसरी जगह पे ये नहीं फैलता, अपनी ओरिजिनल जगह पे रहता है। जबकि जो मैलिग्नेंट कैंसर है उसके बारे में हमने ये कहा था कि ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। ठीक है ना। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर का ये फर्क है कि बिनाइन जो ट्यूमर है वो अपनी जगह पे ही रहता है और मैलिग्नेंट कैंसर अपनी जगह से दूसरे टिश्यूज के अंदर या दूसरे एरियाज के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है और फैल सकता है। तो ये फर्क था। तो अब एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर वहां पर अपनी कॉलोनीज बनाना और आबाद होना और वहां से डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करना और पेनिट्रेट करना, ये प्रोसेस कहलाता है मेटास्टेसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि मेटास्टेसिस क्या है। ठीक है ना। मेटास्टेसिस क्या है। तो मेटास्टेसिस फिर किस में होगा, बिनाइन में होगा या मैलिग्नेंट में होगा? बेटा जाहिर बात है मैलिग्नेंट में होगा, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो जो मेटास्टेसिस है ये वाली जो कंडीशन है ये आमतौर पे किस में होगी, ये फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में ही होगी, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं एक जगह से दूसरी जगह फैलना है और एक जगह से दूसरी जगह फैलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक हो गया। तो ये थी आपकी हल्की सी ब्रीफिंग मेटास्टेसिस के बारे में जो मैंने आपको दी है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है, ब्लड वेसल्स के जरिए जा सकता है, ब्लड के जरिए या लिम्फेटिक्स के जरिए, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए या फिर बॉडी कैविटीज के जरिए। ठीक है ना। तो ये तीन तरह से जा सकता है। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जाना। बेटा जी 33 लेक्चर है आपका और मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस को हम डिफाइन करेंगे जी। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस इज डिफाइंड बाय स्प्रेड ऑफ अ ट्यूमर टू द साइट दैट आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर। कि प्राइमरी ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर बेटा वो है जहां पे शुरू में कैंसर जिस जगह पर बनेगा वो कहलाएगा प्राइमरी ट्यूमर, और उस जगह से अगर वो मेटास्टेसिस के जरिए दूसरी जगह पे चला जाता है या तीसरी जगह पे चला जाता है तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी ट्यूमर कहलाएंगे। तो अब मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ट्यूमर है तो वो एक ऐसी जगह पर जाकर फैल जाएगा, मतलब कि अपनी प्राइमरी जगह से एक दूसरी जगह पर जाकर फैल जाएगा और वो दूसरी जगह जो है वो फिजिकली डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि उस प्राइमरी जगह के साथ फिजिकली मिली हुई नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो उस प्राइमरी जगह से फिजिकली तौर पे अलग है, जुड़ी हुई नहीं है। बात समझ गए आप? तो मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस इज डिफाइंड बाय द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू द साइट, ट्यूमर का ऐसी जगह के ऊपर स्प्रेड करना जो कि उसकी प्राइमरी जगह से फिजिकली तौर पर जुड़ी हुई ना हो, एंड अनइक्वली जो है मार्क्स अ ट्यूमर एज मैलिग्नेंट। और जारी बात है इस तरह से जब ट्यूमर एक जगह से प्राइमरी जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, एक ऐसी जगह पे जो कि प्राइमरी जगह के साथ फिजिकली जुड़ी हुई या डिसकंटिन्यूअस है, तो उस चीज को हम क्या कह देंगे? फिर उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कह देंगे। जारी बात है, हमें पहले ही पता है कि बिनाइन ट्यूमर तो अपनी प्राइमरी जगह पर अटैच रहता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर उस जगह से दूसरी जगह पर जाता है।
So as by definition benign neoplasms do not metastasize. तो ये बात क्लियर है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि जो बिनाइन ट्यूमर है वो अपनी प्राइमरी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, बल्कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो अपनी प्राइमरी जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो है वो जाकर मेटास्टेसाइज करता है। ठीक हो गया। अब ये एक तस्वीर है, इसमें देखें लिवर स्टेडेड विद द मेटास्टेसिस कैंसर। देखें अब इन्वेसिवनेस ऑफ कैंसर परमिट्स देम टू पेनिट्रेट इनटू द ब्लड वेसल्स। इन्वेसिवनेस ऑफ कैंसर की जो इन्वेसिवनेस है वो उनको ये इस तरह की इजाजत देती है कि वो ब्लड वेसल्स के जरिए या लिम्फेटिक्स के जरिए या बॉडी कैविटीज के जरिए जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके जरिए जो है वो दूसरे एरियाज के अंदर मेटास्टेसाइज कर जाए। तो सारे के सारे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो मेटास्टेसाइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो नहीं भी करते। एग्जांपल्स देखें, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स ऑफ द ग्लायल सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड द ग्लायोमास and basal cells carcinomas of the skin. These are the types of malignant cells that can metastasize from one primary place to the other secondary. So both of these cancer invade early to their course but rarely metastasize. So primary और सेकेंडरी इसमें देखें कि जो अभी हमने कहा है कि कुछ ट्यूमर्स मेटास्टेसाइज नहीं करते आमतौर पे, उनमें कौन से होंगे? फिर ग्लायल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन। लेकिन इट इज एविडेंट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इन्वेजन एंड मेटास्टेसाइज आर सेपरेबल। वो कह रहा है कि ये भी बात अलग है कि इन्वेजन और मेटास्टेसिस की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कि अगर कोई ट्यूमर इन्वेड करता है किसी एरिया को या किसी एरिया के से दूसरे एरिया में मेटास्टेसाइज कर जाता है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों अलग अलग है। ठीक हो गया। तो बेटा हमने क्या देखा? हमने देखा कि मेटास्टेसिस क्या है? उसमें यह है कि किसी भी ट्यूमर का अपनी प्राइमरी जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर जाना है जो कि फिजिकली अटैच ना हो, और जाएगा किसके जरिए? लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, ब्लड सिस्टम के जरिए या ब्लड वेसल्स के जरिए और बॉडी कैविटीज के जरिए। ठीक हो गया। तो जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो सारे के सारे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है सवाए चंद के, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लायोमास है या कार्सिनोमा ऑफ द स्किन है, बेसल सेल कार्सिनोमा, सारे के सारे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो मेटास्टेसाइज कर जाएंगे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर फैलेंगे। और यही प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट सेल्स की, जो कोई बिनाइन सेल्स के अंदर, बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर जो है वो नहीं होती। उसके बाद देखिए प्राइमरी ट्यूमर मेटास्टेसिस कोरिलेट्स विद द लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। प्राइमरी ट्यूमर मेटास्टेसिस में क्या होगा कि लैक ऑफ डिफरेंशिएशन होगी, अग्रेसिव लोकल इन्वेजन होगी, रैपिड ग्रोथ होगी और लार्ज साइज होगा। तो जो प्राइमरी ट्यूमर मेटास्टेसिस है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी ट्यूमर मेटास्टेसिस है या नहीं है? तो उसमें क्या क्या कुछ नजर आएगा आपको? लेक ऑफ डिफरेंशिएशन नजर आएगी, अग्रेसिवनेस, लोकल इन्वेजन नजर आएगी, रैपिड ग्रोथ नजर आएगी और लार्ज साइज आपको नजर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये प्राइमरी ट्यूमर मेटास्टेसिस है। उसके बाद देखिए मेटास्टेसिस स्प्रेड स्ट्रांगली रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्योर। जारी बात है बेटा, देखो अब फर्ज किया कि अगर किसी को ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर है, तो किसी फीमेल को ब्रेस्ट ट्यूमर है तो उसका अगर इलाज हो रहा है, उस जगह पर रेडियोथेरेपी हो रही है, ठीक है ना, शुआएं लग रही हैं उस जगह पर, तो अब अगर वो ट्यूमर वहां से किसी और एरिया में मेटास्टेसिस कर गया है तो क्या इलाज में हमें दुश्वारी पेश नहीं आएगी? जाहिर बात है यार कि हम एक जगह पर ट्यूमर का इलाज कर रहे थे और ट्यूमर वहां से भाग के किसी और जगह पे चला जाएगा तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। बल्कि ना सिर्फ पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कि हमें पता ही ना चले कि किसी दूसरे एरिया में जाकर ये मेटास्टेसाइज कर गया कि नहीं, बाद में उसका डायग्नोसिस हो। तो जो मेटास्टेसिस है ये आपका जो इलाज है या जो आपका डायग्नोसिस है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मेटास्टेसिस पता ही नहीं चलता, ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाएगा, ठीक है ना। अगर पता चल भी जाए तो फिर भी उसके इलाज में दुश्वारी होगी। सो ब्लड कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड फॉर्मिंग सेल्स। तो ब्लड कैंसर कैसे होता है? आपने देखा होगा ब्लड कैंसर क्या होगा, तो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स क्या होंगे? प्लोरीपोटेंट या हेमेटोपोएंट स्टेम सेल्स, ठीक है ना, बोन मैरो सेल्स, वो सेल्स जो ब्लड सेल्स को बनाते हैं, वो टिश्यूज जो ब्लड सेल्स को बनाते हैं, उनमें अगर कैंसर होगा तो वो ब्लड सेल्स बनाएंगे।
अब बेटा आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो सबसे ज्यादा मूविंग सेल्स हैं, बाकी सारे सेल्स तो एक जगह पर पड़े रहते हैं ना। अब ब्रेन के सेल्स कभी पाँव में नहीं आएंगे और पाँव के सेल कभी नाक में नहीं जाएंगे और नाक के सेल कभी कान में नहीं जाएंगे, तो हर जगह के सेल्स अपनी अपनी जगह पे पड़े रहते हैं सवाए ब्लड सेल्स के। तो ब्लड सेल्स पूरी बॉडी के अंदर मूव करते हैं, हर सेल के पास ब्लड सेल्स जाएंगे। तो अगर ब्लड सेल्स के अंदर कैंसर होगा तो जारी बात है ये तो फिर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते ही रहते हैं ब्लड। तो आपको पता है जब से आप पैदा हुए और जब तक आप मरोगे इस ब्लड ने तो सर्कुलेट करना ही करना है। तो अगर ब्लड सेल्स के अंदर कैंसर हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ब्लड सेल कैंसर को मेटास्टेसिस होने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? बेटा बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ब्लड ने तो यार एक जगह से दूसरी जगह जाना ही जाना है। तो इसलिए ब्लड सेल्स के जो कैंसर है या ब्लड कैंसर जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, इसके मेटास्टेसिस के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्लड ने मूव करते ही रहना है डिफरेंट टिश्यूज में। जहां जाएगा हो सकता है लीवर में जाए तो वहां पर जाकर मेटास्टेसाइज कर जाए, किडनी में जाए, ब्रेन में जाए, ठीक है ना, हार्ट में जाए, और बहुत ज्यादा ऑर्गन्स हैं आपके, किसी भी जगह पर ब्लड कैंसर जाके मेटास्टेसाइज कर सकते हैं। सो दे हैव द कैपेसिटी टू इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रेवल टू द डिस्टेंट साइड। तो इसमें क्या है कि जो ब्लड सेल्स का कैंसर है उसमें ब्लड सेल्स के कैंसर को जो ब्लड सेल्स है उनमें ये कैपेसिटी है कि वो ब्लड के अंदर शामिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ जगह पर जा सकते हैं। इसमें ल्यूकीमियाज है, लिम्फोमाज है, तो वो क्या है, डिसेमिनेटेड एट diagnosis and are always taken to be malignant. So leukemias and lymphomas are disseminated at diagnosis. तो diagnosis में वो कह रहा है कि leukemias और lymphomas जो है वो disseminated आपको नजर आएंगे और आमतौर पे आप इनको malignant ही लोगे, ठीक है ना, बात समझ गए आप? अच्छा बेटा उसके बाद आ जाता है 5 मेजर स्टेप्स ऑफ मेटास्टेसिस, कि जो मेटास्टेसिस है उसके 5 जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखें, इन्वेजन एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ सराउंडिंग नॉर्मल होस्ट टिश्यू, इन्वेजन एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ सराउंडिंग नॉर्मल होस्ट टिश्यूज। फिर है रिलीज ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स, ठीक है ना, फिर क्या है, रिलीज ऑफ नियोप्लास्टिक सेल। फिर क्या है तीसरा पॉइंट, सर्वाइवल इन द सर्कुलेशन, कि जिस जगह पर जाएंगे वहां पर उन्होंने सर्वाइव भी करना है। फिर क्या है, अरेस्ट इन द कैपिलरी बेड्स ऑफ डिस्टेंट ऑर्गन्स, तो जो कैपिलरी बेड है डिस्टेंस ऑर्गन का वहां पर जाकर पकड़ना है, ठीक है ना, अरेस्ट होना है। फिर क्या है 5वें स्टेप है पेनिट्रेशन ऑफ द लिम्फेट्स, या फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाएंगे या फिर ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पेनिट्रेट कर जाएंगे। फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ द डिसेमिनेटेड ट्यूमर सेल्स, और इसके बाद क्या होगा, डिसेमिनेटेड ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इन्वेजन। इन्वेजन कहते हैं हमला करना। इनफिल्ट्रेशन से क्या मुराद था बेटा, इनफिल्ट्रेशन से मुराद ये था कि कैंसर जो है वो अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लेता है और फिर वो छोटे छोटे पीसीज उस कैंसर से अलग होकर दूसरे एरियाज में चले जाते हैं और वहां पर जाकर खाना बदोश बनकर वहां पर जाकर अपने खेमे लगा लेते हैं, वहां पर आबाद हो जाते हैं, वहां पर पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो इन्वेजन और इन्फिल्ट्रेशन जो है ये सबसे पहला स्टेप है मेटास्टेसिस का। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब वहां पर जाकर ये क्या करेंगे, जो नियोप्लास्ट सेल हैं वो रिलीज करना शुरू कर देंगे, मतलब नए नियोप्लास्टिक सेल बनाना शुरू कर देंगे। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जाहिर बात है अब फिर ये सर्कुलेशन में सर्वाइव भी करेंगे। अगर ये जिंदा रहेंगे तो ही बेटा आगे अपने सेल्स बना सकेंगे ना, नियोप्लास्टिक सेल्स, तो ये सर्वाइव भी करेंगे। फिर कैपिलरी बेड में जाकर अरेस्ट हो जाएंगे या उसको अरेस्ट कर लेंगे, कैपिलरी ब्लड को डोमिनेट हो जाएंगे वहां पर जाकर, और आखिर पे क्या है, पेनिट्रेट कर देंगे या तो ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर। अच्छा बेटा उसके बाद आ जाता है पाथवेज ऑफ द स्प्रेड। तो पाथवे ऑफ स्प्रेड क्या है, डिसेमिनेशन ऑफ द कैंसर में अकर थ्रू वन ऑफ द 3 पाथवेज। किसी भी कैंसर की जो डिसेमिनेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो 3 तरह के तरीकों से हो सकता है। तो इसको जो आपके सिलेबस में है वो लिखा है मोड्स ऑफ डिसेमिनेशन या मोड्स ऑफ मेटास्टेसिस। तो ये 3 तरह से हो सकता है, या तो बॉडी कैविटीज या सरफेस के जरिए जाएगा एक जगह से दूसरी जगह कैंसर, या आपके लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए चला जाएगा, या फिर हेमाटोजीनस स्प्रेड होगा। हेमाटोजीनस मतलब ब्लड के जरिए। तो 3 तरह से आपका कैंसर जो है वो स्प्रेड कर सकता है। ठीक हो गया, ये एक तस्वीर है जिसमें मेटास्टेसिस देख लें। सेकेंडरी ट्यूमर, जारी बात है बेटा जी,
सेकेंडरी ट्यूमर को ही हम मेटास्टेसिस कहेंगे। अगर प्राइमरी होगा तो वो तो अपनी प्राइमरी जगह पे बैठा रहेगा ना, डिसेमिनेशन है, कॉलोनाइजेशन है, ग्रोथ है, ठीक है ना, डिस्टेंट एरिया में चला जाएगा, क्लोज एरिया में जाएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस एरिया में नहीं जाएगा। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि डिसकॉन्टिन्यूस एरिया में, जो कि फिजिकली अटैच ना हो प्राइमरी एरिया के साथ। अगर वो प्राइमरी एरिया के साथ फिजिकली अटैच है तो उसको हम फिर मेटास्टेसिस नहीं कहेंगे। तो मेटास्टेसिस की क्या खास बात है कि ट्यूमर उस एरिया में जाएगा कि वो एरिया उस प्राइमरी ट्यूमर के एरिया के साथ फिजिकली अटैच नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट इसमें जो मोड है उसको हम देखते हैं, सीडलिंग बाय द बॉडी कैविटीज एंड सर्फेसिस। So seedling of body cavities and surfaces may occur whenever a malignant neoplasm penetrates into the natural open field, lacking the physical barriers. तो seedling of the body cavities और surface में उस वक्त होगा जब malignant neoplasm जो है वो penetrate कर जाएगा natural open field में, उस एरिया में जो कि फिजिकल बैरियर जिनमें नहीं है। बात समझ आ गई ना? देखिए हमारे हर ऑर्गन के इर्द गिर्द तकरीबन ज्यादातर ऐसे ऑर्गन्स हैं, जैसे जो हमारा हार्ट है उसके इर्द गिर्द भी एक फिजिकल बैरियर है, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम है, ठीक है ना, इसी तरह से पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द। तो अब कैविटीज में, उन कैविटीज में जो है ट्यूमर जाकर पेनिट्रेट करेगा, जाहिर बात है बेटा जिन कैविटीज के अंदर कोई फिजिकल बैरियर नहीं लगा हुआ, मतलब कि जो कैविटीज हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट कैविटीज हैं, तो उन कैविटीज में ये जाएगा जिन कैविटीज के इर्द गिर्द बॉर्डर नहीं लगा होगा। जारी बात है अगर बॉर्डर नहीं होगा, बाउंड्री नहीं होगी, तो वो इजीली उन कैविटीज के अंदर दाखिल हो जाएगा, वहां पर जाकर पेनिट्रेट कर जाएगा। सो मोस्टली इन्वेडेड इज द पेरिटोनियल कैविटी, बट एनी अदर कैविटी लाइक प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल, ठीक है ना, सब अरेक्नॉइड एंड जॉइंट स्पेसिस में बी अफेक्टेड। सो सबसे ज्यादा जो ये मोड है बॉडी कैविटीज में सीडलिंग का, सीडलिंग किसको कहते हैं? बीज बोना। तो बीज से फिर नया पौधा फूट जाता है, तो इसी तरह से कैंसर भी अपना बीज बो देगा जिससे नया कैंसर फूट जाएगा, ठीक है ना। सो मोस्टली वो कह रहा है कि इसमें जो बॉडी कैविटीज में स्प्रेड है उसमें आपकी पेरिटोनियल कैविटी आएगी, इसके अलावा प्लूरल कैविटी है, पेरिकार्डियल है, सब एरेक्नॉइड है और जॉइंट स्पेसिस है, ये अफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद देखें, सच सीडलिंग इज पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्सिनोमास अराइजिंग इन द ओवरीज। तो इस तरह की जो सीडलिंग है वो कह रहा है कि कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर इनफ्रीक्वेंटली स्प्रेड टू द पेरिटोनियल सरफेसेस, जो आमतौर पे पेरिटोनियल सरफेस के साथ जाकर इनफिल्ट्रेट या स्प्रेड नहीं करता, विच बिकम कोटेड विद द हैवी कार्सिनस या कैंसरस ग्लेज, जो कि बहुत ज्यादा कैंसरस ग्लेज के साथ कोटेड हो जाएगा। ट्यूमर सेल्स confined to the surface of the abdominal viscera without penetrating into the substrate. So tumor cells confined to the surface of the abdominal viscera without penetrating into the substance. तो ट्यूमर सेल वो कह रहा है कि जो है वो एब्डोमिनल विजरास के साथ भी कन्फाइंड हो सकते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट किए बगैर। म्यूकस सेक्रेटिंग एपेंडिसियल्स कार्सिनोमास या फिर ओवेरियन कार्सिनोमास फिल द पेरिटोनियल कैविटी विद जेलाटिनस किसको कहते हैं? जेल लाइक नियोप्लास्टिक मैस रेफर टू एज द सूडो मैक्सियोमा पेरिटोनी। तो अगर म्यूकस सेक्रेटिंग एपेंडिसियल कार्सिनोमा या फिर ओवेरियन कार्सिनोमा वो पेरिटोनियल कैविटी को अगर जेल लाइक नियोप्लास्टिक मैस से भर देंगे, तो उस जेल लाइक नियोप्लास्टिक मैस को हम क्या करेंगे? सीडोमैक्सोमा पेरिटोनी, सीडोमैक्सोमा पेरिटोनी। तो ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है। फिर जो दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो बेटा आपका है लिम्फेटिक स्प्रेड। So transport through the lymphatic is the most common pathway for the initial dissemination of the carcinomas. लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए भी कैंसर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो कि दूसरी इसकी स्टेज है या मोड है, ये बहुत आम है। सो ट्यूमर्स दैट डू नॉट कंटेन द फंक्शनल lymphatics but lymphatic vessel located in the area at the tumor margins and apparently sufficient for the lymphatic spread of the tumor cells.
अच्छा बेटा यहाँ पर बात हम वो कह रहे हैं कि अगरचे जो ट्यूमर जो है उसके अंदर लिम्फेटिक्स या लिम्फेटिक सिस्टम जो है या लिम्फेटिक डक्ट्स जो है वो पेनिट्रेट नहीं करेंगी, लेकिन जो ट्यूमर एरिया है या जो ट्यूमर है उसके इर्द गिर्द ब्लड जो है, ब्लड कह रहा हूं, जो ट्यूमर है उसके इर्द गिर्द लिम्फेटिक्स वेसल जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। अगरचे कैंसर के अंदर नहीं होगी, लेकिन कैंसर के इर्द गिर्द लिम्फेटिक्स डक्ट्स बहुत ज्यादा होंगी, जिसके जरिए कैंसर एक एरिया से दूसरी जगह पर फैल सकता है थ्रू द मेटास्टेटिक, ठीक है ना, लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए। सो द एम्फेसिस ऑन द लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमास एंड हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमास इज मिसलीडिंग। देयर आर न्यूमरस इंटरकनेक्शन बिटवीन द वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स। वो कह रहे हैं कि यहां पर लोगों के बारे में गलत हकायक हैं। कुछ कहते हैं कि ये कैंसर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए स्प्रेड किया हुआ है, कुछ कहते हैं कि ये जो कैंसर है ये ब्लड सिस्टम के जरिए स्प्रेड किया होता। वो कह रहे हैं कि इसमें मिसलीडिंग है, मतलब कि लोगों को अभी इसकी सही से समझ नहीं है। लेकिन हम ये वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं बेटा कि आपको भी पता है कि जहां जहां आपका ब्लड सिस्टम है उसके साथ साथ बिल्कुल आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, क्योंकि जो भी चीज आपके ब्लड कैपिलरीज से निकलेगी, जो फ्लूइड निकलेगा या जो भी सब्सटेंसेस जो है वो निकलेंगी, उनको वापस ब्लड में किसने लेके आना है? लिम्फेटिक सिस्टम ने। तो ये जरूरी है कि जो चीज फिल्ट्रेट हो, जो चीज फिल्टर हो ब्लड से, वो वापस ब्लड में शामिल हो, और ये काम वापस भेजने वाला कौन करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम। सो लंग्स कार्सिनोमास अराइजिंग इन द मेजर रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग कार्सिनोमा अराइजिंग इन द मेजर रेस्पिरेटरी पैसेज मेटास्टेसाइज फर्स्ट टू द पेरीहेलर ट्रैकियो ब्रोंक्यूलर एंड मेडिएस्टिनल नोड्स। तो लंग कैंसर जो कि रिस्पिरेटरी पैसेज में मेटास्टेसाइज करेगा, तो सबसे पहले वो कहां पर जाएगा? वो ट्रैकियोब्रोंकियल और मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड हैं उनमें जाएगा, मतलब कि वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए या लिम्फेटिक डक्ट्स के जरिए जो है वो इन्वेट करेगा या मेटास्टेसाइज करेगा। सो लोकल लिम्फ नोड्स बायपास कॉल्ड द स्किप मेटास्टेसिस। तो जो लोकल लिम्फ नोड्स हैं वो बायपास करती हैं इस चीज को, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्किप मेटास्टेसिस। अच्छा, एक टर्म है सेंटिनल लिम्फ नोड। सेंटिनल लिम्फ नोड्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? फर्स्ट नोड इन द रीजनल लिम्फेटिक बेसिक, फर्स्ट नोड इन द रीजनल lymphatic basin that receives the lymph flow from the primary tumor। वो फर्स्ट लिम्फ नोड है रीजनल लिम्फेटिक्स में, जो कि अगर कोई ट्यूमर किसी जगह पर होता है तो वहां से उस ट्यूमर में से जो पहला लिम्फ आएगा, लिम्फ फ्लो आएगा, उसको जो रिसीव करने वाला जो पहला आपका लिम्फ नोड होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेंटिनल लिम्फ नोड। नहीं बात समझ आई बेटा? फर्ज किया एक जगह पर ट्यूमर है, कैंसर है। अब हमने कहा कि ट्यूमर के अंदर अगरचे लिम्फेटिक डक्ट्स पेनिट्रेट नहीं करती, लेकिन उसके इर्द गिर्द तो होती है ना। जो ट्यूमर सेल के इर्द गिर्द फिल्ट्रेशन हुई है उन सब्सटेंसेस को तो वापस ब्लड में भेजने के लिए होती है ना। तो जो आपके कैंसर वाले हिस्से के या कैंसर के करीब करीब जो पहला लिम्फ नोड होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेंटिनल लिम्फ नोड। अब बात समझ आई कि आपके ट्यूमर के या आपके कैंसर के करीब जो पहला लिम्फ नोड आएगा उसको हम सेंटिनल लिम्फ नोड कहेंगे, ठीक है ना। सो सेंटिनल नोड्स मैपिंग कैन बी डन बाय इंजेक्शन। अब हमने देखना है, अच्छा सेंटिनल लिम्फ नोड्स के जरिए हम ट्यूमर का भी डायग्नोस कर लेते हैं कि ट्यूमर कहां पर है। जारी बात है जहां पर सेंटिनल लिम्फ नोड्स होगा वहां पर ही ट्यूमर होगा। तो सेंटिनल लिम्फ नोड मैपिंग कैन बी डन बाय इंजेक्टिंग द रेडियो लेबल्ड ट्रेसर्स ऑफ कलर्ड डाइज। तो हम क्या करेंगे कि हम रेडियो लेबल्ड ट्रेसर्स कलर्ड डाइज के वो इंजेक्ट कर देंगे, वो जाकर उस जगह पर जाकर ग्लो करना शुरू कर देंगे। तो एग्जामिनेशन ऑफ द फ्रोजन सेक्शन, या फिर क्या है कि ड्यूरिंग सर्जरी फ्रोजन सेक्शन में, बेटा फ्रोजन सेक्शन में हिस्टोपैथोलॉजी का एक हिस्सा है जिसमें कि ऑपरेशन के दौरान ही वहां से पीस काट के भेजा जाता है, फ्रोजन सेक्शन के जरिए काटा जाता है, तो फिर मैक्रोस्कोपी के जरिए उसको देखा जाता है। तो ये क्विक प्रोसेस है, मतलब ना कि आधे पौने घंटे में ही इसकी रिपोर्ट दी जाती है, वरना हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट में 5 से 7 दिन का टाइम होता है। तो इसमें क्या होगा
कि सेंटिनल लिम्फ नोड मैपिंग कैन बी डन बाय इंजेक्टिंग ऑफ रेडियो लेबल ट्रेसर्स आर कलर डाइज एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फ्रोजन सेक्शन ऑफ द सेंटिनल लिम्फ नोड्स परफॉर्म ड्यूरिंग द सर्जरी कैन गाइड द सर्जन टू अप्रोप्रिएट थेरेपी। तो इससे सर्जन को ड्यूरिंग सर्जरी जो आपका फ्रोजन सेक्शन है वो जारी बात है जल्दी जल्दी होगा, सर्जरी के दौरान ही होता है, तो उससे जो सर्जन है उसको पता चल जाएगा कि उसने कौन सी थेरेपी जो है वो करवानी है। तो सेंटिनल नोड्स एग्जामिनेशन हैज आल्सो बीन यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द स्प्रेड ऑफ मेलानोमस, ठीक है ना, मेलानोमास के जो स्प्रेड है उसको देखने के लिए भी हम सेंटिनल लिम्फ नोड एग्जामिनेशन करेंगे, जैसा कि कोलोन कैंसर है और दूसरे ट्यूमर्स हैं। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ लंग मेटास्टेसिस। अ कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा हैज फॉर्म्ड एंड मेटास्टेटिक नोड्स इन द लंग्स, ठीक है ना। तीसरा है जी इसमें हेमाटोजीनस स्प्रेड। हेमाटोजीनस स्प्रेड इज टिपिकल ऑफ सार्कोमास बट ऑल्सो सीन विद कार्सिनोमास। वो कह रहा है कि ये ज्यादातर किसमें होगा, सार्कोमास में, मतलब कि मेलिग्नेंट कैंसर में ये होगा, लेकिन बिनाइन कैंसर्स में भी ये वो कह रहा है कि थोड़ा सा आपको नजर आ सकता है, कार्सिनोमास में भी ये नजर आ सकता है। सो आर्टरीज विद देयर थिकर वॉल्स आर लेस रेडिली पेनिट्रेट देन आर द वेन्स। तो आर्टरीज की चूंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है बेटा, चूंकि हार्ट पंप करता है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरीज में, चूंकि वो आर्टरीज के जरिए हार्ट से जाएगा बाकी ऑर्गन्स में, वापसी पे फिर चूंकि प्रेशर कम होता है इसलिए जो वेन्स है उनकी जो वॉल्स होंगी वो थिन होंगी एज कंपेयर टू आर्टरीज। तो आर्टरीज की जो वॉल्स होंगी वो थिक होती हैं, तो इसलिए आर्टरीज में पेनिट्रेट करना वो कह रहा है कि वो थोड़ा सा मुश्किल है कैंसर के लिए, क्योंकि उनकी दीवारें बहुत ज्यादा मोटी होती हैं एज कंपेयर टू वेन्स के। सो आर्टरी स्प्रेड में अकर व्हेन ट्यूमर सेल्स पास थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरी बेड्स या फिर पल्मोनरी आर्टीरियो वेनस शंट्स और व्हेन द पल्मोनरी मेटास्टेसिस देमसेल्व्स गिव रेज टू द एडिशनल ट्यूमर एम्बोले। कहता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज में खास तौर पे ट्यूमर दाखिल नहीं हो सकता सिवाय कि आपके फेफड़ों में। बेटा देखो फेफड़ों में क्या होता है कि फेफड़ों में खून जो है उसमें चूंकि ऑक्सीजन ने शामिल होना होता है, इसलिए फेफड़ों में बहुत ज्यादा करीब कांटेक्ट होता है ब्लड का टिश्यूज के साथ। ब्लड का टिश्यूज के साथ बहुत करीब कांटेक्ट होता है एल्व्यूलर लेवल के ऊपर, आपके जो लंग्स हैं उन लेवल के ऊपर। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज होती हैं और उनकी थिकनेस भी सिर्फ 1 सेल थिकनेस होती है। तो वहां पर चूंकि आर्टरीज की दीवारें वो कहता है कि बहुत पतली हैं लंग्स के अंदर, वहां पर यह चांस है कि कैंसर जो है आपकी आर्टरीज के अंदर दाखिल हो जाएगा। बात समझ गए आप। बाकी किसी जगह पर जो चांसेस हैं आर्टरीज में कैंसर के दाखिल होने के वो बहुत कम है सिवाय लंग्स के, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पतली होती हैं, मतलब कि कैपिलरीज होंगी, पल्मोनरी कैपिलरीज का ब्लड, या फिर वो कह रहा है कि आर्टीरियो वेनस शंट्स के अंदर। तो ये एक चांस है, अदरवाइज नहीं। सो इन सच वेस्कुलर स्प्रेड सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटास्टेसिस। तो बहुत ज्यादा इन सच वेस्कुलर स्प्रेड सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटास्टेसिस। तो जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटास्टेसिस है उनको बहुत ज्यादा फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। विद वेनस इन्वेजन blood borne cells follows the venous flow draining site of the neoplasm. Tumor cells often come to rest in first capillary bed they encounter. So tumor cells come first to rest in the first capillary bed they encounter. वो कह रहा है कि जैसे ही ट्यूमर सेल्स कैपिलरी ब्लड के साथ आमने सामने होंगे तो वो क्या करेंगे, वो पेनिट्रेट कर देंगे। तो understandably the liver and the lungs are most frequently involved in such hematogenous dissemination. वो कह रहा है कि जो आपके फेफड़े हैं और जो आपका जिगर है, लीवर है, वो बहुत ज्यादा उनमें चांसेस हैं कि उनमें जो डिसेमिनेशन होगी या जो मेटास्टेसिस होगी वो कौन सी होगी, हेमाटोजीनस होगी। सो ऑल द पोर्टल एरियाज ड्रेनेज फ्लो टू द लिवर एंड ऑल द कैवल ब्लड फ्लोज टू द लंग्स। इसके बाद है कि मैनी ऑब्जर्वेशन सुजेस्ट दैट मेयर
anatomic localization of the neoplasm and natural pathways of the venous drainage do not wholly explain the systemic distributions of the metastasis. For example, breast carcinoma preferentially spreads to the bone. Bronchogenic carcinomas tend to involve the adrenal and brain, and neoblastoma spread to the liver and bones. So conversely, skeletal muscles and spleen, despite receiving the higher percentage of the cardiac output and having the large vessel beds, are rarely the site of the secondary deposit. तो स्केलेटल मसल और स्प्लीन अगरचे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल, बहुत ज्यादा खून लेते हैं दिल से डायरेक्ट, लेकिन उनमें जो मेटास्टेसिस के चांसेस हैं वो बहुत कम है. सो प्रोबेबल बेसिस ऑफ टिश्यूज स्पेसिफिक होमिंग ऑफ द ट्यूमर सेल्स एज डिस्कस्ड लेटर. ओके, तो ये थे बेटा आपका मेटास्टेसिस. आज हमने मेटास्टेसिस को डिस्कस किया है. मेटास्टेसिस क्या है मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बिनाइन ट्यूमर तो अपनी जगह पर पड़ा रहता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो अपनी प्राइमरी जगह से दूसरी जगह पर मेटास्टेसाइज कर जाता है. तो मेटास्टेसिस क्या है कि किसी भी ट्यूमर का उस प्राइमरी जगह से किसी दूसरी सेकेंडरी जगह पर चले जाना जो उसके साथ फिजिकली अटैच ना हो. ठीक है ना. तो 5 इसके स्टेप्स हैं. पहले वहां पर जाएगा, फिर वहां पर नियोप्लास्टिक सेल बनाएगा, फिर सर्वाइव करेगा, फिर कैपिलरी बेड को रेस्ट करेगा और आखिर पे पेनिट्रेट कर देगा. तो 3 तरीकों से ये जो कैंसर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल सकता है. पहला तरीका कौन सा है बेटा? बॉडी कैविटीज के जरिए, फिर लिम्फेटिक स्प्रेड है, फिर हेमेटोजीनस है. बॉडी कैविटीज में कैसे जाएगा? उन बॉडी कैविटीज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जिनके इर्द गिर्द दीवार नहीं है या बाउंड्री नहीं है, जैसे कि पेरिटोनियम है. इसके अलावा प्लूरल और पेरिकार्डियल और सबरेक्नॉइड और जॉइंट्स में भी जा सकता है. ठीक है ना. फिर लिम्फेटिक स्प्रेड है. अगरचे ट्यूमर के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स नहीं जाती, लेकिन इर्द गिर्द जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इसलिए ट्यूमर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. फिर हमने सेंटिनल लिम्फ नोड देखा. तो ट्यूमर के जो करीब करीब लिम्फ नोड होगा वो सेंटिनल लिम्फ नोड कहलाएगा. फिर हेमेटोजीनस स्प्रेड है. तो वो कह रहे हैं कि आर्टरीज की दीवारें चूंकि बहुत ज्यादा मोटी हैं एज कम्पेयर टू वेन्स, तो उनमें बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं कि ब्लड आर्टरीज के जरिए पेनिट्रेट करे. लेकिन लिवर और जो आपके खास तौर पे लंग्स हैं उस लेवल पे जाके जो आर्टरीज की दीवारें हैं वो बहुत ज्यादा पतली होंगी, तो उस लेवल पे जाके ये आर्टरीज के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं. ठीक हो गया. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी. अल्लाह हाफिज़.